हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बहुत अच्छे तरीके से उसके मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से और इजी मेथड से समझेंगे। ठीक है, ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सब सबसे पहले हमें समझना है। और ये सब रूल समझने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो रूल्स जिनका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ-बो प्रिंसिपल। तो समझते हैं इस रूल को। तो चलो करते हैं स्टार्ट विद दिस लेक्चर। करते हैं विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। अब हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसको 70-80% कंप्लीट कर चुके हैं। रहता हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की कैसे लिखी जाती है उसको सीखने से पहले आपको पता होने चाहिए कुछ रूल्स। वो रूल्स होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑफ-बो प्रिंसिपल के बारे में, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, उसके बाद आपको पता होना चाहिए हंट्स रूल्स के बारे में। इन तीनों रूल्स को समझने के बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो वन बाय वन इस रूल को डिस्कस करेंगे हम, इन तीनों रूल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास रूल क्या है? ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल समझते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो, ऑफ-बो वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब कि आपको क्या करना है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। ऑर्बिटल्स की आपको फिलिंग करनी है, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। कैसे फिलिंग होगी वो? इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, अगर आप एटम्स के ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करोगे तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब कि सबसे लो एनर्जी जिसकी होगी ऑर्बिटल्स की, सबसे पहले वो फिल होगी, उसके बाद दूसरी, फिर इस तरीके से इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी के अंदर ऑर्बिटल की फिलिंग की जाती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? तो उसके लिए आपको ये सब पता ही होगा। क्वांटम नंबर्स हम पढ़ के आए हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये होते हैं n। ये किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। और ये जो s p d होते हैं, ये क्या होती हैं? दीज आर द वैल्यूज ऑफ l। जिसने जो क्वांटम नंबर वाली मैंने वीडियो अपलोड की थी वो देखी होगी, उनको पता होगा 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, SPDF। ठीक है, ओके। तो अब जो है मैं आपको एक चीज बताती हूँ। l और यहाँ पे लिखते हैं l की वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं सबसे 0 है तो 1 है, मतलब 0 है तो s 1, इस तरीके से होता है। l की ये वैल्यू होती है, मतलब l की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबशेल है? s। 1 है l की वैल्यू तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑर्बिटल्स को देखेंगे कि लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल कौन सी है, हाई एनर्जी वाली ऑर्बिटल कौन सी है, क्योंकि हमें रूल का तो पता लग गया है। ऑफ-बो प्रिंसिपल के क्या अंडर क्या होता है कि हम ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो देखते हैं हम। देखो 1s है, n यहां पर क्या है? 1 है। l क्या है? s है ना, s का मतलब 0 0, n प्लस l मतलब कि 1 प्लस 0। अभी देखते हैं क्या आंसर आएगा। 2s। n क्या है यहाँ पर? 2। s का मतलब l की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? n 2 प्लस 0। यहाँ पर n क्या है? 2। l की वैल्यू क्या? p का मतलब क्या है? 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1। 3, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। l की वैल्यू क्या है? s का मतलब 0 0, 3 प्लस में 0। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। p का क्या मतलब है? p का मतलब है L1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस में 1। यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू 4, s का मतलब 0 0, 4 प्लस में 0। इतना समझ में आया? ओके। अब 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। यहाँ पे 2 प्लस 0 2, यहाँ पर अभी हम इसको नहीं लिखते हैं। 3 प्लस 1 4, और यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा आपका? 4।
अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, n+1 की हमने सब वैल्यूज लिख दी हैं, इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू हो गई। अब यहां एक बात लिखी हुई है, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो आप देख लो सबसे कम n+l की वैल्यू क्या है, 1s की है ना, 1। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स किस में डालोगे, 1s की ऑर्बिटल में डालोगे। उसके बाद n+l की वैल्यू 2 है 2s के लिए, तो उसके बाद आप 2s के अंदर डालोगे। उसके बाद अब देखो इसका 2+1 कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर भी 3 आएगा, इसका आंसर भी 3 आएगा। अब क्या करें, इन दोनों की वैल्यू तो 3 ही आ गई, n+l की वैल्यू 3 आ गई, और हमें पता है जितनी कम n+l की वैल्यू उतनी ही कम एनर्जी। तो इनकी क्या एनर्जी सेम ही है, नहीं, इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। अगर किसी भी ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स के अंदर आपको क्या पता लग गया कि वैल्यू उनकी n+l की सेम आ रही है, तो आप क्या करोगे, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी ना, उसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, फिर आप चेक करोगे n की वैल्यू। ठीक है, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देती हूं मैं इसको रब करके। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l values, then orbital with lower value of n will have low energy। समझ में आया आपको, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो ऑर्बिटल है जिसकी n+l की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे इस केस में n+l की वैल्यू सेम आ गई, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको वो ऑर्बिटल कंसीडर करनी है जिसकी लो वैल्यू होगी n की। ठीक है, तो यहां आप देख लो n की वैल्यू एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, इसका मतलब लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अब करें स्टार्टिंग से, ओके, किसकी एनर्जी सबसे कम देख लो आप, n+l की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, 1 और किसी की नहीं है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले किसकी फीलिंग होगी, 1s की फीलिंग होगी। उसके बाद 2 है यहां पर, और कहीं तो 2 नहीं है, ठीक है, उसके बाद किसकी फीलिंग होगी, 2s की फीलिंग होगी। उसके बाद यहां पर वैल्यू सेम आ गई, पर जब n+l की वैल्यू सेम, तो लोअर वैल्यू ऑफ n वाली होगी लो एनर्जी। लोअर वैल्यू ऑफ n किसकी है, इसकी है, तो इसका मतलब 2p की सबसे पहले फीलिंग होगी और उसके बाद 3s की होगी। उसके बाद यहां पर भी अब वैल्यू सेम आ गई है ना, यहां पर भी वैल्यू 4 आ गई, यहां पर भी वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करें, देख लो जिसकी n की वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी लो होगी, जिसकी n की वैल्यू बड़ी उसकी एनर्जी हाई। ठीक है, तो n की वैल्यू लो इसकी है, देयरफॉर 3s के बाद किसकी फीलिंग होगी, 3p की, और उसके बाद सबसे लास्ट में फीलिंग किसकी होगी, 4s की। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसे तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5d पता नहीं कितनी ऑर्बिटल्स हैं, तो अब ऐसे क्या हम हर के लिए n+l की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप हर किसी के लिए n+l की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो है साइंटिस्ट ने एक गाइड एक मतलब डायग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम बताएंगे कि सबसे लो एनर्जी इसकी है, तो इसको सबसे पहले फिल किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं उस डायग्राम, उस गाइड। देखो मतलब वो प्रिंसिपल के अंदर आपको एक चीज समझ में आ गई कि ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो वो सबसे पहले फिल होगी और उसके बाद हाई एनर्जी वाली ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी। तो देखो वो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से 1s 2s 2p। इसके लिए ना मैं इसको पूरा रब कर देती हूँ क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जो हमने अभी सीखा है, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ये हमारे पास डायग्राम है
अब देखते हैं, देखो ये आपको गाइड के रूप में यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उस टाइम पर। सबसे पहले क्या होगा, एरो यहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1s की फिलिंग, उसके बाद 2s की फिलिंग, उसके बाद 2p 3s की फिलिंग, उसके बाद 3p 4s की फिलिंग, उसके बाद 3d 4p 5s की फिलिंग, उसके बाद 4d 5p 6s की फिलिंग, उसके बाद 4f 5d 6p 7s की फिलिंग, और उसके बाद 5f 6d 7p की फिलिंग। इस तरीके से हमें डायग्राम है जिसके बेसिस पे आप जो है ऑर्बिटल्स की फिलिंग का जो है मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको एज अ गाइड आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में, उसके बाद एरो को यहाँ पे घुमाते जाओ, एरो को यहाँ पर घुमाते जाओ 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद एरो के साथ चलते रहो 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, एरो के साथ साथ चलना है 3d में, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5s में, उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s एंड उसके बाद 5f 6d 7p। अब ये अगर आपको याद ना रहे तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जिसे आप लर्न रख सकते हो। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, बात खत्म। लिख करके देख लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले S है, S आ गया, उसके बाद कहां जा रहे हो आप, इसको एक बार हटाओ क्योंकि अच्छा सा नहीं लग रहा ना, ओके। सबसे पहले S है तो यहां पे S लिखा गया है, उसके बाद 2s है तो 2s, उसके बाद किसकी फिलिंग कर रहे हो, 2p 3s 2p 3s, उसके बाद किसकी फिलिंग कर रहे हो, 3p 4s 3p 4s, उसके बाद किसकी फिलिंग कर रहे हो, dps है ना, 3d 4p 5s dps, उसके बाद यहां पे आ जाओ किसकी फिलिंग कर रहे हो, dps dps, उसके बाद यहां पर आ जाओ किसकी फिलिंग कर रहे हो, fdps FDPS, उसके बाद यहां पर आ जाओ किसकी फिलिंग कर रहे हो, FDP और यहां पे S FDPS। इज इट क्लियर? तो ये आप बिल्कुल जो है ट्रिक यूज कर सकते हो, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। इतना समझ में आया आपको? ओके। अब आप यहाँ पे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू अपने आप रख सकते हो, जैसे 1 है तो यहाँ पे 1s, उसके बाद 2 है तो 1s के बाद आएगी आपकी 2s, उसके बाद 2p 3s 2p 3s 2p 3s, उसके बाद 3p 4s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 3 4 5, उसके बाद 4 5 6 4 5 6। और आप ध्यान रखना इन चीजों को कि आप कैपिटल P ये नहीं यूज करने, आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। कहां तक आगे, 6s तक पहुंचे, उसके बाद 4 5 6 7 4 5 6 7 F D P S। यहां तक तो वैसे मतलब यहां तक आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन ही जाती है, पर स्टिल आपको नेक्स्ट यूज करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद 5 6 7 5 6 7। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को इस ट्रिक की हेल्प से लर्न कर सकते हो बिल्कुल ही इजीली। और वैसे ये डायग्राम भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f ये सब लिखो और एरो एरो शो करो और एरो के साथ चलते रहो, जहां जहां एरो जा रहा है सबसे पहले उसकी फिलिंग होगी उस ऑर्बिटल की। तो समझ में आया आपको वो प्रिंसिपल, ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्बिटल्स की फिलिंग की जाती है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, छोटे से बड़ा। सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होगी जिसकी एनर्जी लो और उसके बाद हाई तक चलते चलते ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी। आई गेस आपको इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब अगर आपको, तो आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आराम से लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखो ऑफबो प्रिंसिपल। अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन और समझते हैं कि अब तक हमने जो सीखा है वो हमें समझ में आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, देखो आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे पहले ऑर्बिटल की फिलिंग किसकी होगी, या फिर आप ये बता दो कि किसकी लो एनर्जी है ना। अब आपको एक चीज पता है कि n+l की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। n+l की वैल्यू निकाल लो, n+l की वैल्यू निकालो। देखो n कैसा बनाया मैंने, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, प्लस में आपको मैंने एक चीज बताई थी ना, l 0 p d, l की वैल्यू d है यहाँ पर, d का क्या मतलब है 2, 3 + 2 दैट इज 5। 4s में देखना अब यहाँ पर 4s के अंदर देखो n की वैल्यू 4, s की वैल्यू, s का मतलब 0, 4 + 0 दैट इज 4। यहां पर n+l की वैल्यू आई है 4, यहां पर 5। जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, उसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, लो। इसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी लो। और जिसकी एनर्जी लो सबसे पहले फिल किस कौन होगी, 4s ही होगी 3D के कंपैरिजन में, है ना। तो इसीलिए देखो 4s ही है, सबसे पहले 4s आ रही है, उसके बाद 3D आ रही है ना। ओके, अब जो है इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से बताओ 3D और 4p में से कौन सबसे पहले फिल होगी। इसको नहीं देखना आपने, इसको बिल्कुल नहीं देखना, खुद चेक करो 3D और 4p में से कौन सी ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगी। n+l की वैल्यू चेक करेंगे हम, तो बस हमें ऑफबो प्रिंसिपल पता है। n की वैल्यू 3 है, 3, l की वैल्यू d, l d d 2, 3 + 2 डेट इज i है वैल्यू 5। यहां पर चेक करो n की वैल्यू 4, p का क्या मतलब है, p का मतलब है 1, 4 + 1 दैट। अब क्या करें, यहां पर भी 5 आ गई वैल्यू, यहां पर भी 5 आ गई वैल्यू। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जिसकी n की वैल्यू छोटी उसका मतलब उसकी लो एनर्जी है ना। जब आपकी n+l की वैल्यू सेम आ जाए, यहां पर भी 5 है यहां पर भी 5 है, तो कैसे चेक करोगे, n की वैल्यू जिसकी छोटी होगी उसकी लो एनर्जी होगी। n की वैल्यू छोटी किसकी है, इसकी, यहाँ पे 3 है यहां पर 4 है, n की वैल्यू छोटी इसकी, देयरफॉर इसकी क्या है, लो एनर्जी। इसकी एनर्जी लो है, और जिसकी एनर्जी लो होती है अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल उसी की फीलिंग सबसे पहले होती है। चेक कर लो अगर आपको कोई डाउट है। 3D 4p, सबसे पहले 3D की फीलिंग होगी, उसके बाद 4p की फीलिंग होगी। समझ में आ रहा है ना अब आपने क्या सीखा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो फिर इसी के अकॉर्डिंग, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। इसको बताओ, अब इसका आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका ऑर्डर बता दो, जल्दी से बता दो, विदाउट द हेल्प ऑफ यूजिंग डायग्राम। डायग्राम आपको यूज नहीं करना है, वो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बना के दिया हुआ है ताकि आपको आंसर चेक करने के लिए एक हिंट मिल जाए। अब आप n+l की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, बस निकाल लो, जल्दी से निकालो, अपनी नोटबुक में निकालो, मैं अपनी में करती हूँ सॉल्व। n की वैल्यू 3, p, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, 0 1 2 3 s p d f। p का क्या मतलब है 1, इसकी वैल्यू 3 + 1, यहाँ पे n की वैल्यू 4, s का मतलब 0 3, यहाँ पे n की वैल्यू 3, d का मतलब 2 2, यहाँ पे n की वैल्यू 4, p का मतलब 1, p का मतलब 1, 3 + 1 मतलब 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। अब क्या करें, अब यहाँ 4 4 5 5 आ गया, पर हमें पता है जिसकी n की वैल्यू कम उसका मतलब उसकी एनर्जी लो है ना। जिसकी n की वैल्यू कम उसका मतलब एनर्जी क्या है, उसकी लो है। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम, तो देयरफॉर इसकी फीलिंग सबसे पहले होगी। इसको हमने डाल दिया फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे लिख देते हैं 3p। नेक्स्ट, अब उसके बाद ये होगी 4s होगी, ओके 4s लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में कैसे चेक करोगे, अगेन यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, कैसे चेक करोगे, n की वैल्यू को देख लो। n की वैल्यू यहाँ पर कम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी लो। तो सबसे पहले 3d होगी और उसके बाद क्या होगी 4p। तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, सब मतलब ऐसे ये ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले फिलिंग होगी 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की। अगर कोई डाउट है डायग्राम आपके सामने है, आप चेक करो। सबसे पहले 3p, सबसे पहले 3p, ये रहा 3p, उसके बाद 4s बिल्कुल सही, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d बिल्कुल सही, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p बिल्कुल सही, उसके बाद 4p। तो समझ में आया आपको वो प्रिंसिपल का मतलब? ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगी? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होगी जिसकी एनर्जी लो होगी, उसके बाद ही हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल पे मूव। अब पढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आखिर कहता क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग no two electrons in atom can have same set of 4 quantum numbers। हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, कौन कौन से? n, l, ml और s, या फिर ms से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एटम के अंदर जिसके सारे क्वांटम नंबर्स सेम हो जाएं। आपको पता चला इसका मतलब? मैं बताती हूं, देखो। जैसे कि अगर मैं एक आपको 3s का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे हम 3s का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो आपको पता है 3s के अंदर एक ऑर्बिटल होती है जिससे हमें ऐसे रिप्रेजेंट करती है। अब इस ऑर्बिटल के अंदर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक और चीज कहता है, वो क्या? कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। इसका मतलब आपको पता है क्या हुआ? कि जो आपने 3s बनाई है ना, इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। एक का अगर प्लस हाफ है, एक इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। और ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? देखो देखो 3s का क्या मतलब है? 3s का मतलब है कि n की वैल्यू क्या है? यहां पर 3 है, l की वैल्यू क्या है? 0 है, और m की वैल्यू क्या है? 0 है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी s की वैल्यू हाफ होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी s की वैल्यू माइनस हाफ होगी। तो इसमें से एक सेट इनमें से एक इलेक्ट्रॉन का है और एक सेट जो है एक इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का है। समझ में आई बात आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पढ़ी आपने? नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब इनके आप देख रहे हो n की वैल्यू सेम, l की वैल्यू सेम, m की वैल्यू सेम, पर इनकी s की वैल्यू डिफरेंट हो गई। एक की हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ है। ये स्टेटमेंट समझ में आई? बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओनली मार्कर के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। इसके एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनका भी अपोजिट स्पिन होना जरूरी है, एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ। तो आपको 2 जो स्टेटमेंट्स है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वो लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वो क्या कहती है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, और ऐसा एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स सेम हो। समझ में आई आपको ये बात? ओके, अगर आपको ये बात समझ में आई है, वेल एंड गुड। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि जो आपके पास ये डायग्राम है इसके अंदर देखते हैं कितने कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। और डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। और एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि s ऑर्बिटल में कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। p के अंदर देखना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर देखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, उनके अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। f में देखना, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में और उनके भी अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आई गेस आपको मतलब समझ में आया, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो 4 4 का गैप आ रहा है, इसके बीच में 4 का गैप, इसके बीच में 4 का गैप, 10 में 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं 3s के अंदर मेरे को बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे? 3s के अंदर बताना कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्वेश्चन 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ड्रॉ करके देख लो। 3s का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे फिल करोगे। उसके बाद अब मेरे को आप ये बताओ 5d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आपको पता है d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 6p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6p में, तो आप p को ऐसे बनाओगे, p सबशेल ऐसे बनाया आपने, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, s के अंदर 2, d के अंदर 10, f के अंदर 14, ठीक है। तो इसका मतलब 1s कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो ये क्या हो जाएगा 1s 2। 2s s है ना, s के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो देयरफॉर 2s 2। 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, तो 2p रेज टू पावर 6। 3s के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s है ना, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो 3s 2। अगेन 3p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 3p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो देयरफॉर 3p रेज टू पावर 6। 4s s आया, s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ पाएंगे? 2, तो 4s 2। 3d के अंदर 3d d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ पाएंगे? 10, तो 3d 10, 3d 10। 4p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे? 6, p के अंदर 6, तो 4p 6। 5s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो 5s 2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2। आई गेस अब आपको मतलब समझ में आना स्टार्ट हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ-बो प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से पता लग गया 1s2 का क्या मतलब होता है, 2p6 का, 3p6 का, समझ में आ गया ना आपको? ओके। तो अभी आपने सीखे हैं 2 रूल्स, वो कौन कौन से हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ-बो प्रिंसिपल। क्लियर? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा रहता है हंड्स रूल। हंड्स रूल को कैसे, वो हमें क्या स्टेट करता है, हंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हमारा टॉपिक रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना कैसे है। अगर आप ये रूल्स समझ पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है आप बहुत इजीली समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।